Welcome, dear students. Today we will discuss our class test paper. Okay, I have given you 10 very important question of light chapter. Now we will solve a very important question. I will make videos on very important question. Okay, this is a revision for you. So please, dear student, go through these videos and learn the things. Okay, first question. You can see the magnification of concave mirror is -1. It implies बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, हम लोगों ने कॉनकेव मिरर पढ़ा था. कॉनकेव मिरर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. वी डिस्कस्ड अबाउट 6 केसेस. हमको पता है कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं. ठीक है, और 6 केसेस में 6 टाइप की हम लोग इमेजेस की बात करते हैं. ठीक, अगर आप लोग इन्फिनिटी वाले केस को भी इसमें ऐड करते हो तो हम लोगों ने ये देखा था कि हर केस पर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज हमको देखने को मिलती है. ठीक है, तो किसी एक केस में मैग्निफिकेशन -1 हो सकता है. देखो, अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तरीका आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं. यहाँ पर मान लो पोल है. ओके, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस, और यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर का -1 आता है. अब एक चीज़ है, मैग्निफिकेशन, पहली बात, एक तो नेगेटिव आ रहा है और वैल्यू उसका कितना आ रहा है 1. देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है. मैग्निफिकेशन मीन्स होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका आंसर आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है. यानी इसको पूरा डिवाइड करके आंसर 1 आना चाहिए, एंड ये नेगेटिव है. इसका क्या मतलब है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तभी आंसर कितना आएगा 1. ओके, और नेगेटिव साइन कब आ सकता है. देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है. इमेज की हाइट या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है. यू नो दिस थिंग, साइन कन्वेंशन आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा. साइन कन्वेंशन में हम लोग साइन कन्वेंशन को किस तरीके से डिस्कस करते हैं. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी हाइट हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा होता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है. अब इमेज की हाइट, इमेज कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और कभी नीचे बनती है, तो इमेज की हाइट प्लस और माइनस दोनों हो सकती है. एज वी नो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, यानी ये तो हमेशा प्लस होने वाला है. अब ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, उसी बेसिस में हमारे आंसर प्लस या माइनस आते हैं. पहली बात है. ठीक है, अब अगर इसका आंसर माइनस है, ठीक है, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है. हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि जो इमेज बनी होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनी होगी, नीचे बनी होगी. तो आप लोग अपने दिमाग में जोर डालोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज सिर्फ कब बनती है, जब वो रियल होती है. रियल इमेज ही इन्वर्टेड होती है. तो एक चीज़ हमको पता चला इस माइनस साइन से कि इमेज तो रियल है. ठीक है, दूसरी बात, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, 1 आ रही है. इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, इक्वल है. ये कॉनकेव मिरर के सिर्फ एक केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारा एक केस क्या आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है. यानी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, और मैग्निफिकेशन इसका 1 होता है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. नाउ गो टू द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. पहला ऑप्शन दिया था द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये सीधे कैंसिल आउट हो गया, यानी दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट था द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. देखो, वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता, माइनस साइन से सीधे पता चल रहा है कि दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट ऑप्शन था द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, तो आंसर सीधे इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज. ये इस कंडीशन में आंसर होना चाहिए था, या तो ये बोल देता कि ये एट सी पर लोकेटेड है. अगर ऐसा नहीं भी बोलता तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इज +2, प्लस माइनस 2. ओके, इट शुड बी प्लस माइनस 2 लाइक इट, देन द मिरर मस्ट बी. ओके, अब स्पेरिकल मिरर में जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 2. ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू इज 2. ओके, अगर किसी को कंफ्यूज भी होगा प्लस या माइनस है क्या है, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू क्लियर है, दैट इज 2. ओके, इसका मतलब क्या है, यानी m इक्वल टू, मैंने बोल दिया मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. इसकी वैल्यू हमको 2 चाहिए, तो इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब हाइट ऑफ इमेज 100% हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो, ज़्यादा हो. ठीक है, तभी आंसर 2 आ सकता है.
और किसी केस में 2 नहीं आ सकता। नाउ तो अब हमसे बोल रहा है कि ये कौन सा स्पेरिकल मिरर हो सकता है। पहला ऑप्शन हमको दिया गया है प्लेन। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है 1 ऑलवेज। ठीक है, प्लेन मिरर में के सामने ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखिए, मैग्निफिकेशन हमेशा कितना आएगा? 1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें हमें इमेज बड़ी देखने को भी मिलती है। ठीक है, इमेज बड़ी देखने को मिलती है, इमेज छोटी देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन 2 हो सकता है। ठीक है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? देखो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनती है, हमेशा। रियर व्यू मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारी व्हीकल्स गाड़ियों में लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या बनती है? छोटा, हर कंडीशन में। ठीक है, इमेज हमेशा छोटी बनती है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हम जब भी सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन 1 से कम ही आने वाला है, 1 से ज़्यादा मैग्निफिकेशन कभी नहीं आने वाला। तो आंसर शुड बी कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता। Now move to the next question. What is the power of lens if its focal length is 1 सेंटीमीटर? ठीक है, पावर ऑफ लेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, ठीक है, 1/f। लेकिन f मीटर में होना चाहिए, तब हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर कभी आपको f सेंटीमीटर में दिया है देन वी कैन कन्वर्ट इट, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है P इक्वल टू 100/f। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ अ लेंस, P इक्वल टू 100/f। अब देखो, P इक्वल टू 100/f, f की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सो वी विल पुट 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। और इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। सो आंसर शुड बी 100 डायोप्टर। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर लेना है, इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस? ठीक है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। लेकिन f किस में होना चाहिए? तब मीटर में। अगर f सेंटीमीटर में, क्योंकि क्लास 10th में हमेशा वो फोकल लेंथ मैक्सिमम केसेस में सेंटीमीटर में देता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, P इक्वल टू 100/f। अगर f अब यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो आंसर शुड बी इन डायोप्टर। ठीक है, d यानी डायोप्टर। दिस इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। Got it? Okay. Now move to next question. A pencil dipped into water at an angle appears broken due to off light. Okay. देखो, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने इसमें पेंसिल डाल दी, ये आपकी पेंसिल है। ठीक है, जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमको पेंसिल जो होती है वो ब्रोकन दिखती है, टूटी हुई दिखती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या इफेक्ट है। ठीक है, ओके। नाउ अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमको पता है, डिस्पर्जन क्या होता है? प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है तो ये 7 कलर्स में डेविएट होती है, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यहाँ पे टकराई, यहाँ से वापस चले गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है, अगर डेंस टू रेयर जाएगी तो अलग तरीके से बेंड होगी, डेंस टू रेयर जाएगी तो अलग तरीके से बेंड होगी, दिस इज रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें हमको ये देखना है, वी नो ऑल दीज 3 फॉर्मूला फिनोमिनास। नाउ ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है? देखो, सीधी सी बात है, पेंसिल हमको अलग तरीके से क्यों दिखती है? अगर यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है तो होगा क्या, जब हमको अगर ये वाला हिस्सा पेंसिल का देखना है तो यहाँ से लाइट हमारी आंखों में पड़नी चाहिए। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो वो सीधे तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर मीडियम है और यहाँ पे एयर मीडियम है। जब वाटर से एयर पे लाइट जाएगी तो वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, यानी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज हमको यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं दिखेगी। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसके हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेस में क्या किया जाता है, जैसे पेपर पढ़ना है, ठीक है, पेपर के ऊपर पे ग्लास स्लैब रख देते हैं और उस ग्लास स्लैब से हम पढ़ते हैं उसको, तो हमको वो लेटर जो होते हैं बड़े दिखाई देते हैं। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो हमको उससे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड वी हैव सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, हमको जो स्टार्स का ट्विंकलिंग दिखता है वो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, गो थ्रू दिस वन। ओके, नाउ मूव टू another question. This is also important question.
An object is placed at a distance of 0.5 meter from a concave lens of focal length. This the position of image at. Okay, this is a numerical. You have to solve this one. Okay, an object is placed at a 0.5 meter. ठीक है, अब यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये यहाँ पे हमको मीटर में दिया हुआ है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, और उस बेसिस पर हमने यहाँ पे वी निकालना है. ओके, गो थ्रू दिस क्वेश्चन. अगर जिसको प्रॉब्लम है कमेंट, ओके, आप कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन इफ़ यू वांट. ठीक है, मैं इन दोनों का आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है टू दोज स्टूडेंट्स who will ask for these two questions. So these two questions are also really very important. ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है इसको आपने देखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेंजर सिग्नल्स installed at the top of a tall building are red in color, can be easily seen from a distance because among all colors the red light. देखो, रेड लाइट हमेशा जब भी खतरे वाला निशान होता है, डेंजर वाला निशान होता है, उसको रेड कलर से बनाया जाता है. तो रेड कलर से उसको बनाने का रीज़न क्या है, और कलर से हम लोग क्यों नहीं बनाते? देखो, सिंपल सी बात है, स्कैटरिंग का फिनोमिना यहाँ पे काम करता है. स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग जो लाइट होती है, लाइट जब पार्टिकल्स पे पड़ेगी, ठीक है, तो वो फैल जाती है टकराने के बाद. बट वी नो दैट वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कलर्स. ओके, देर आर नंबर ऑफ कलर्स फ्रॉम डिस्पर्जन वी नो विबग्योर ऑल्सो. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपको विबग्योर का सीक्वेंस याद रखना है पहली चीज़. ठीक है, लेट मी टेल यू, विबग्योर का ये आपको सीक्वेंस इस तरीके से आपने याद रखना है. ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड की वेवलेंथ होती है. वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, जो मैंने एरो बनाया वेवलेंथ का यानी लैम्डा का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का, तो ये सबसे कम स्कैटर होगा. अब इन सब में सबसे कम वेवलेंथ किसका आ रहा है? वायलेट का. इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा. ठीक है, सबसे कम स्कैटर रेड होता है और सबसे ज़्यादा स्कैटर इन कलर में वायलेट होने वाला है. यानी दिस इज अ सीक्वेंस कि स्कैटरिंग जो है, किसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है और किसका स्कैटरिंग सबसे कम है. ठीक है, हम इस बेसिस पे ये बता सकते हैं. अब देखिए, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, यानी वो सबसे कम फैलता है. यानी वो बहुत दूर भी अगर होगा, अगर बीच में फॉग आ गया, स्मोक आ गया, पार्टिकल्स आ गए, उस पार्टिकल्स से भी, ठीक है, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है क्योंकि वो बहुत कम स्कैटर होता है. बाकी और कलर स्कैटर हो जाएंगे, वो हमारी आई तक नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, हम उस कलर को नहीं देख पाएंगे. सो दिस इज़ अ मेन पॉइंट. तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं? रेड कलर के बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कलर स्काई अपेयर्स ब्लू बिकॉज. देखो, सेम थिंग. ठीक है, स्कैटरिंग का ही फिनोमिना है. सबसे ज़्यादा ब्लू, वायलेट ब्लू लाइट स्कैटर होती है. ठीक है, बाकी और कलर से, जिस वजह से जब हम ऊपर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कलर स्कैटर हो रहा है वो ऊपर ही फैल गया है एक तरीके से. जैसे हम ऊपर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हमको, वो कलर हमको ऊपर दिखाई देगा. तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्कैटर वायलेट कलर होता है. बट वायलेट कलर हमारी आई के लिए उतना सेंसिटिव नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, विबग्योर, दिस इज अ सीक्वेंस. ठीक है, हमको रेड कलर क्या होता है? ये तो सबसे कम स्कैटर होता है. सबसे ज़्यादा स्कैटर ये कलर हो रहे हैं, ये कलर सबसे स्कैटर हो रहे हैं इन कंपेयर टू दीज कलर्स. तो जब हम ऊपर देखते हैं तो हमको यही कलर दिखाई देते हैं. लेकिन वायलेट कलर उतना सेंसिटिव हमारी आई के लिए नहीं है. हमारी आई के लिए जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है, लाइक दीज कलर्स. ओके, सो आंसर शुड बी दिस वन. नेक्स्ट वन, एडवांस सनराइज एंड सनसेट, डिले सनसेट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. सीधी सी बात है, इसका आंसर रिफ्रैक्शन है. ठीक है, एटमॉस्फेयर. देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अगर आपसे आपको ये पता होना चाहिए. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ओके, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, लाइक दैट. ठीक है, और हर जगह आपको पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग अलग मिलेगी, गैसेस की डेंसिटी अलग अलग मिलेगी. ठीक है, सन सपोज कर लो कहीं इतना दूर है, तो सन से जब लाइट आएगी, ठीक है, तो वो कहाँ से आने वाली है? इस एटमॉस्फेयर से आने वाली है. और इस एटमॉस्फेयर में डेंसिटी जो है गैसेस की क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से होगा क्या? बेंड करेगी लाइट, लाइट रिफ्रैक्ट होगी.
ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होते रहेगी और रिफ्लेक्ट होके ये अर्थ तक पहुंचेगी। ठीक, तो दिस इज अ फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो उसी वजह से हमको जो सन राइज और सनसेट होता है, ठीक है, सनराइज के टाइम पे भी हम लोगों को 2 मिनट वो ज़्यादा दिखता है और सनसेट के टाइम पे भी हमको 2 मिनट वो ज़्यादा दिखता है। हॉरिजॉन से वो नीचे चले जाता है, हॉरिजॉन से नीचे जाने के बाद भी सनलाइट बेंड होके अर्थ हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। ओके, सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्टार का ट्विंकलिंग का मतलब क्या है, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टार्स, ठीक है, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो होता क्या है, एंड दे हैव देयर ओन लाइट। तो वहाँ से जब लाइट आती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है एटमॉस्फेयर से पार करके आती है, तो वो सीधे नहीं आती, डायरेक्ट नहीं आती है, वो रिफ्रैक्ट करते हुए हमारी आइस पे पहुंचती है। अगर वो रिफ्रैक्ट करते हुए हमारी आइस पे पहुंचती है तो वो स्टार की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमको कहीं और जगह दिखती है। बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, जो डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, उनमें जो गैसेस की डेंसिटी है वो भी लगातार चेंज होते रहती है। उसके लगातार होते रहने की वजह से क्या होता है, उसके लगातार चेंज होने की वजह से जो स्टार की पोजीशन है हमको हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट दिखती है। सेम स्टार कभी रिफ्रैक्शन की वजह से, मान लो ये स्टार अभी यहाँ दिख रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद ये स्टार यहाँ दिखता है, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखता है। ओके, तो हमको वो स्टार की लोकेशन जो है लगातार चेंज होते हुए दिखती है, इसी को हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गॉट इट? ओके, नाउ देर इज वन अनदर न्यूमेरिकल, दिस वन। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल हैं, ये 3 न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करो। इफ देर इज अ प्रॉब्लम आई विल मेक वीडियो ऑन दीज 3 न्यूमेरिकल्स ओनली। थैंक यू।